नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या फार्मा मार्केटिंग कंपनी आप शुरू करना चाहते हैं, फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, आपके कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, आपके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोल रहा हूँ। मार्केटिंग टीम अलग है, एमआर एबीएम वगैरह वो सब अलग है, लेकिन आपके कोर टीम में कितने लोग रहने चाहिए। साथ ही प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कितना करें, मतलब आप शुरुआत में 10 प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो कितने प्रोडक्ट आपको बढ़ाने चाहिए और कैसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई सारे आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आपको अगर कंफ्यूज है कि कौन से प्रोडक्ट के साथ शुरू करना चाहिए आपको कंपनी के लिए, इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट एक्सपेंशन की पूरी गाइडलाइन देंगे। वैसे ये एक शॉर्ट वीडियो है जहां पे हमने डिजिटल कोर्स लॉन्च किया ऑन फार्मा स्टार्टअप, जहां पे आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, जैसे स्टार्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कौन से सिलेक्ट करने हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट हो या फिर मार्केटिंग टीम, इवन प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको अगर डिटेल में जानना है फार्मा स्टार्टअप क्या है तो डेफिनेटली आप हमारा डिजिटल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि इंटरनल टीम। बेसिकली आप अगर अगर आप शुरू करते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप पे आप अपना कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पार्टनर को लेना चाहते हैं तो पार्टनरशिप पे भी आप शुरू कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स को भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पार्टनरशिप पे शुरू करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहती है। एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वॉल्व करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर समय देना होता है। वहां पे आपका जो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर उसका अमाउंट आपको रिटर्न देना होता है परसेंटेज में, ना कि फुल अमाउंट नहीं देना, लेकिन परसेंटेज में आपको पहले ही डिसाइड करना होता है और उसमें रिटर्न्स भी देने होते हैं, राइट, मतलब प्रॉफिट भी देना होता है। तो एज अ न्यू स्टार्टअप कंपनी ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए शुरुआत में पार्टनर लेना सही होता है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं कि कौन से स्किल्स होने चाहिए अगर आप अपने टीम रख रहे हैं अपनी कंपनी में, या फिर आपके खुद में भी कौन से स्किल होने चाहिए अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। सबसे पहला आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी मार्केटिंग कंपनी है तो मार्केटिंग कैसे करें, किस प्रकार कर सकते हैं, क्या अलग अलग आप ये बोल सकते हैं कि क्या टाइप से मार्केटिंग के, और इफेक्टिवली मार्केटिंग कैसे करें। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो वो कौन सी करनी चाहिए जिससे आप मार्केटिंग इफेक्टिवली कर पाए। आपको ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट रिसर्च, आप कौन से एरिया में कहां पे और कितना एक्सपांड करेंगे ये जरूरी है। आप पैन इंडिया में नहीं कर सकते स्टार्ट कंपनी डायरेक्टली, आप छोटे एरिया से ही शुरू करेंगे, लेकिन वहां पे आपको एक्सपांशन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना उतना ही जरूरी है। और आपको फाइनेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी, एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया और विदाउट एनी प्लान अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप लॉस में भी जा सकते हैं, तो ये चीजें ना करें। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर डॉक्टर के सामने अपनी खुद की कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी जितनी नॉलेज है उतनी ही इमेज कंपनी की रहेगी। अगर आप प्रॉपरली नॉलेज और प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के सामने तो आपकी कंपनी को प्रॉपर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे आपके एम्प्लॉय भी उसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी को। और ये एक बहुत ही सही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वही आपकी टीम भी फॉलो करेगी और आप साथ में ग्रो करोगे। अब कई सारे लोग डायरेक्टली सिंगल हैंडेड शुरू करते हैं ये कंपनीज, जैसे प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर में कई सारी दिक्कतें आती है, हर चीज आपको खुद ही मैनेज करनी होती है। तो टीम रखने का क्या फायदा है ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहला फायदा है कि आप हर एक वर्क सेग्रीगेट करेंगे। आपको अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है तो आप उसी पे फोकस करेंगे, ना कि फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे, ना कि मतलब रिटेल को कितना स्कीम देना है, होलसेलर रखना है कि नहीं, ये अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप फोकस नहीं करेंगे। और भी कई सारी चीजें होती है जो आपको फार्मा मार्केटिंग कंपनी में ध्यान देना होता है। ठीक है, जो एडमिन लेवल पे वर्क होता है या फिर मार्केटिंग ट्रेनिंग लेवल पे वर्क होता है, ये सारी चीजें के लिए अगर आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल में ये वर्क होगा, क्योंकि हर चीज मैनेज नहीं हो सकती। ओके, मतलब मान लो आपने डॉक्टर का कॉल किया, आप मेडिकल स्टोर पे भी आप ही जा रहे हो आरसीपीए के लिए, डॉक्टर को कॉल भी आप कर रहे हो, फिर मेडिसिन भी आप ही दे रहे हो, या फिर आप क्रेडिट के लिए आप ही जा रहे हो उस पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे इसके रिकवरी के लिए, तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, हर चीज आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टीम रखनी बहुत जरूरी है।
दूसरी चीज है कि आप एक्सपांशन काफी अच्छा कर सकते हैं। हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आप एक्सपांशन बहुत कम समय में अच्छा कर सकते हैं एंड एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप एमएनसी कंपनी की तरह काम करें, ना कि एक नॉर्मल ऐसे कंपनी की तरह काम ना करें कि जिसका इंप्रेशन ही ना गिरे, क्योंकि हर चीज आप पे निर्भर रहेगी। तो आप एक्सपांशन के बारे में नहीं सोच सकते, साथ ही पूरे तरीके से आप वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे हर डे टू डे ऑपरेशन में, तो एक्सपांशन का चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करें। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एमएनसी कल्चर बनाएंगे, तो आपकी कंपनी प्रॉपर तरीके से ग्रो होने में काफी मदद होगी। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है टीम रखने के। अब अलग अलग टीम आपको रखनी होती है। अगर आप पूरी टीम रखते हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो वैसे तो हमारे जो स्टार्टअप कोर्स है उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया कि कितने टीम रखनी है, कितने लोग रखेंगे, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट रखने चाहिए। लेकिन एक डिपार्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे डिपार्टमेंट वहां पे मैंने क्लियर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए। सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट काफी जरूरी है। किस प्रकार आप सेल करेंगे, मार्केटिंग मतलब क्या होता है, आप जो प्रमोशनल टूल बनाएंगे तो वो प्रमोशनल टूल्स आपको आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, तो वो आपको एमआर को ट्रेनिंग भी देनी होती है। साथ में आपको मार्केट के रिसर्च के अनुसार उसको प्रमोशनल टूल बनाने होते हैं, चाहे आप विजुअल एड बनाए, एलबीएल बनाए, या फिर आप प्रोडक्ट रिमाइंडर बनाए, और इवन अलग अलग डेज जो होते हैं, डॉक्टर्स डे होते हैं, डायबिटीज डे होता है, एड्स डे होता है, मतलब अलग अलग डेज होते हैं, उसके अनुसार आपको वो उसके भी अलग से एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग मटेरियल बनाने होते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उसी प्रकार आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको टीम रखनी है और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रखनी है। अब एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होलसेलर हमें रखना चाहिए कि नहीं। बेसिकली आपके कंपनी के लिए अगर आप होलसेलर नहीं रखते तो आपको खुद ही मतलब स्टोर करना होता है सारे मेडिसिन को, साथ ही वहां पे डिस्पेंसिंग भी करना होता है, बिलिंग वगैरह करना, रिकवरी करना, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे रहेगी। तो किसी का अगर पेमेंट स्टक होता है तो दिक्कतें आती है। अदरवाइज मतलब बहुत बार क्या होता है, सिंगल डे डिलीवरी नहीं होती तब बैड इंप्रेशन गिर जाता है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन का काम आप ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आप एक भले ही थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट मार्जिन होलसेल को जाएगा, लेकिन होलसेलर रखना काफी सही होता है। तो होलसेलर रखेंगे तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनेगी, साथ ही होलसेलर अपना काम करेगा, मतलब सप्लाई चेन देना, उसको प्रॉफिट जो कितना कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उसका भी एक अलग तरीके से नेटवर्किंग होता है ना। जितना आपका नेटवर्क नहीं उतना होलसेलर का होता है। तो होलसेलर की नेटवर्क अगर अच्छा है तो आप इजिली किसी को भी बता सकते हैं ये हमारा होलसेल है, तो वहां पे परचेस करना रिटेलर के लिए और भी आसान होता है, ना कि आपके परचेस करना डायरेक्टली। ठीक है, तो क्योंकि उसको डे टू डे वहां पे मार्केट में जाना होता है, तो परचेस करने के लिए उसको दिक्कतें नहीं आएगी। समझ रहे, इवन क्रेडिट का भी होलसेल का ऑटोमेटिकली हर एक रिटेल से कुछ ना कुछ क्रेडिट तो होता ही है ना। तो ऐसे केस में होलसेलर के लिए वो नई बात नहीं है क्रेडिट देना, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है आगे जाके। इसके लिए होलसेल रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट एक्सपांशन। प्रोडक्ट को एक्सपांड कैसे करें, कितने प्रकार से हम प्रोडक्ट को एक्सपांड कर सकते हैं। वैसे अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपांशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। मतलब वैसे तो हमारे डिजिटल कोर्स में कई प्रकार के एक्सपांशन के अलग अलग कैटेगरीज मैंने बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, सेगमेंट एक्सपांशन। सेगमेंट मतलब अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट सेगमेंट में है तो गायनेकोलॉजिस्ट आपके मोलिक्यूल लिख रहे हैं, और भी कौन सा मोलिक्यूल लिख रहे हैं वो आप देख लीजिए, डिमांड देख लीजिए। जैसे कि आपके लिस्ट में 50 गायनेकोलॉजिस्ट है, 50 ओके, उसमें से कौन से जैसे 25 और 30 ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट है जो एक ऐसा मॉलिक्यूल लिख रहे हैं जो आपके पास है नहीं, आप वो ऑर्डर करें। ठीक है, तो आपकी लिस्ट ही आपको बताएगी कि किस प्रकार आपको प्रोडक्ट को एक्सपांशन करना है। वैसे अलग अलग और भी तरीके हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट एक्सपांशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करें, कितनी टीम को रखना चाहिए और उनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो आप हमारा डिजिटल कोर्स फार्मा हॉल से ले सकते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ओके, लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास। हिंदी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। साथ ही इसमें हम आपको फ्री काउंसलिंग देते हैं, कंसल्टिंग, राइट। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन जो भी आपकी क्वेरी है हम आपको फ्री में कंसल्टिंग देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल का भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।